तो ही गाइस द गॉड सीरीज के इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है पानी के ऊपर चलते हुए एक रथ को। जो बात ही अपने आप में एकदम शॉकिंग होती है कि आखिर कोई रथ पानी के ऊपर कैसे चल सकता है। इस रथ को एक लड़की चला रही होती है और फिर वो तभी अपने मास्टर, जिनका नाम होता है मास्टर चैन, उनसे बातें करने लगती है, उनसे पूछने लगती है कि आखिर कोई दूसरी माइथोलॉजी का गॉड यहाँ पर डाजिया सिटी में कैसे हो सकता है। इसके बारे में चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के एजेंट्स को भी पता लग चुका था। वो ये कहने लगते हैं ये भी धरती पर अपेयर हुई थी ग्रीस माइथोलॉजी की निक्स। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं कि तुम आखिर गैंगनांग में कैसे आ सकती हो। अभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइक के घर को, जहां पर उसका लिटिल डॉगी एक प्लेट को गिरा देता है और वो बाहर की तरफ चिल्लाने लगता है। इस टूटी हुई प्लेट को जैसे ही साफ करने लगता है माइक का छोटा भाई उस डॉग से भी कह रहा था कि आखिर तुम वहां पर बाहर क्यों चिल्ला रहे हो। जहां पर तभी आंट आ जाती हैं और वो ये कहने लगती है तुम आखिर ये कांच को अपने हाथों से क्यों उठा रहे हो, तुम कह देते मैं इसको साफ कर देती। वो कहने लगता है कि रहने दीजिए मॉम, मैंने तो कर लिया, ये गलती से मेरे हाथों से ही छूट गई थी। तो वो ये कहने लगते हैं कि नहीं, तुम्हारे मन में जो आए तुम वो नहीं कर सकते, जो मैं कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। लेकिन उसने तो वो कांच पहले ही साफ भी कर दिया था। आंट कहने लगते हैं कि सच में तुम एकदम अपने भाई के जैसे ही हो। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों करते हो, क्योंकि मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि मुझे ही तुम्हारी केयर करनी चाहिए। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि तुम्हारा भाई माइक अभी ठीक होगा भी या फिर नहीं। माइक इस नजारे को देख रहा था और वो अपने मन में कहने लगता है कि आंट आप चिंता मत करो, मैं एकदम ही ठीक हूँ। जिसके बगल में मदर गॉडेस भी होती हैं और वो ये कहने लगती हैं कि दाना दूल्स, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं या फिर तुम उन्हें केवल जानते हो। माइक कहने लगता है कि वो मेरे दोस्त नहीं बल्कि वही तो मेरा असली परिवार है। इसके बाद फिर हम नाइट डीमन स्लेयर टीम के कैप्टन को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर असल में आए होते हैं माइक के घर के प्रोटेक्शन को चेक करने के लिए। माइक कहता है कि मॉम ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए माइक को वापस से ले जाते हैं उसी आर्मी बेस कैंप में। जब हम माइक के भाई को देख पाते हैं तो उसको फील होता है जैसे कि यहाँ पर आ गया हो कोई वेस्टर्न गॉड। तो ये बात समझ में नहीं आई होती है कि आके यहाँ पर किसी वेस्टर्न गॉड के आने का रीजन क्या होगा। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कैप्टन युवान को, जो कि एक्चुअली में उसी जगह पे ही खड़े हुए थे जहाँ से माइक गायब हुआ था। उनके सामने जैसे ही माइक आ जाता है तो मदर गॉडेस ये कहने लगती है कि क्या ये बंदा भी तुम्हारा दोस्त है। तो माइक कहता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत ऐसा समझ सकती हो। तो फिर वो आगे आते हैं और ये कहने लगते हैं कि मैं हूँ यहाँ का डिप्टी कैप्टन, मैं ही नाइट मॉन्स्टर स्लेयर टीम को चलाता हूँ और मेरा नाम है गैंग युवान, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो उन्होंने जैसे अपना नाम निक्स बताया होता है तो युवान तो एकदम से ही चौंक गए थे। तो कहने लगते हैं कि क्या सच में आप निक्स हो, यानी कि आप हो गॉडेस नाइट की। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका यहाँ पर हमारी डाजिया सिटी में किस वजह से आना हुआ, आखिर ऐसा क्या है जो कि एक इंसान एक गॉड के लिए कर सकता है। तो मदर गॉडेस कहती हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे बेटे को ढूंढना होगा। जो बात सुन के युवान चौंक जाती हैं कि आखिर ये कौन से बेटे के बारे में बात कर रही हैं। तो माइक उनकी बात को बदलते हुए ये कहने लगता है कि चीफ ये यहाँ पर आई हैं एक एजेंट को ढूंढने के लिए। तो चीफ कहते हैं कि हाँ अब मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, बताइए क्या आपको आपकी जरूरत के हिसाब से कोई एजेंट मिला। तो माइक कहता है कि हाँ बिल्कुल मिला, उन्होंने तो ढूंढ भी लिया। युवान कहता है कि अच्छा मुझे भी बताओ कि जरा वो कौन है। माइक कहता है कि आखिर और कौन हो सकता है, वो मैं ही तो हूँ। युवान चौंकते हुए कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ माइकल के एजेंट हो। माइक कहता है कि हाँ मैं वो भी हूँ और मैं इनका भी एजेंट बन चुका हूँ। जो बातें चीफ युवान के ऊपर से जा रही थी कि आखिर एक बंदा दो गॉड्स का एजेंट कैसे हो सकता है। अभी माइक मून गॉडेस से कहता है कि ठीक है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। मदर गॉडेस कहते हैं कि ठीक है दाना दोस्त, मैं यहाँ से जाती हूँ, लेकिन वापस आना तुम बिल्कुल भी मत भूलना। तो माइक ये बात छुपाने के लिए कहता है कि ठीक है आपने जो कहा है मैं वो करूंगा। जिसके बाद फिर तुरंत ही मदर गॉडेस यहाँ से चली जाती है और चीफ युवान माइक से ये कहने लगते हैं कि तुम बच्चे क्या मुझे बताओगे भी कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिसके बाद फिर माइक आता है अपने रियल फॉर्म में, ये कहने लगता है कि गॉडेस निक्स का जो ब्रेसलेट है वो खो चुका है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं वो ढूंढने में उनकी हेल्प करूं। चीफ युवान कहने लगते हैं कि क्या ऐसे भी टाइप का कोई मिशन हो सकता है जिसमें तुम्हें कोई ब्रेसलेट ढूंढना पड़े। ठीक है अब चाहे तुम्हारा मिशन जो भी हो, लेकिन तुम्हें इस बात को नहीं भूलना है कि तुम अब बन चुके हो दो गॉड्स के एजेंट, और ऐसा मेरे ख्याल से पूरी डाजिया सिटी की हिस्ट्री में आज तक कभी भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ मुझे जहां तक पता है डाजिया सिटी में गॉड निक्स कभी भी नहीं आई। माइक कहने लगता है कि हाँ आपको और भी कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आज तक ना हुई हो। इसके बाद फिर हम पानी में भागते हुए उसी रथ को देख पाते हैं जिनको ये खबर लग गई होती है कि गॉड निक्स जो कि आई थे गैंगनांग सिटी में अब वो यहाँ से जा चुकी हैं। इसी वजह से अब यहाँ से आगे जाने का उनका कोई मतलब रह ही नहीं जाता। मास्टर चेन कहने लगते हैं कि सच में ये गैंगनांग तो बहुत ही ज्यादा अजीब जगह है, इसीलिए मुझे भी ये लगता है कि हाँ अभी इस समय पर हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए जल्दी से अपनी घोड़ा गाड़ी को लौटाओ और वापस चलो। जिससे कि मास्टर चेन तुरंत यहाँ से वापस लौट चुका था अपने चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड में। इसके बाद हमें अगले ही सीन में एक लेटर को टाइप होते हुए दिखाया जाता है जो कि भेजा जा रहा था आर्मी बेस कैंप में। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है अपने फनी कैरेक्टर जो कि होता है
बाइली तुमिंग। वो कहने लगता है कि मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के इतने महान कारनामों के बाद हम सभी के सभी पहुंचने वाले हैं सेल्फ स्टैंडर्डाइज फूड के नेक्स्ट स्टेज पर। लेकिन वहां पर पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, जिसके लिए सबसे पहले पार करना होगा स्वैम्प टायरेंट को, जहां पर तुम लोगों को लीड करने वाले हैं इंस्ट्रक्टर गैंडिंग। उसके बाद फिर मुकाबला होने वाला है हॉरिजॉन्टल बार किलर से, जो कि एक्चुअली में करवाएंगे इंस्ट्रक्टर चैनलिन, और गन्स की ट्रेनिंग करवाने वाले हैं इंस्ट्रक्टर गोशी। लेकिन जो सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होने वाला है वो मुकाबला होगा स्वॉर्ड मास्टर हैनली से। हम हैनली को देखते हैं जो कि माइक से ये कह रहे थे कि मैं पिछली बार के जैसे तुम्हें बच्चा नहीं समझूंगा, और वो अपने बारे में भी बताने लगता है कि मैं तो हूँ एक ऑर्डिनरी फैमिली से, लेकिन मैं भी आज यहाँ पर शांत तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पर स्पेशली 50 बॉक्सेस को पैक किया था, जो कि वो देने वाला है उन सभी लोगों को जो कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस को देंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर तुरंत ही सभी के सभी कारनामों को स्टार्ट कर दिया गया था। हम सबसे पहले देख पाते हैं शैन किंगजू को, जो कि अपने इंस्ट्रक्टर को टक्कर दे रहा था, और हमें साथ ही साथ बाकी के भी रिक्रूट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने इंस्ट्रक्टर्स को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। मोली के हाथ में होती है एक स्नाइपर, और माइक ऑब्वियसली अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से फाइट कर रहा होता है हैनली के साथ में। लेकिन ये जो कंपटीशन है वो कई सारे राउंड्स में डिवाइड होने वाला था, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट्स को वो मौके दिए जाएंगे जिनका वो इंतजार कर रहे थे। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है यिंग को, जो कि असल में सी आर्मी बेस कैंप में आ गई होती है अपने कैप्टन के साथ में। इनका स्वैग देख के बताया जा सकता है कि हाँ ये है असली मॉन्स्टर स्लेयर। कैप्टन दरवाजे को खोलते हैं और पहुंच जाते हैं चीफ युआन के सामने, जहां पर और भी कई सारे ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो आमने सामने दोनों ही कैप्टन को देख के यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इनके जो बीच की बात है वो केवल दोनों ही कैप्टन के बीच में रहने वाली थी। यहाँ तक कि यिंग भी बाहर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी, वो भी अंदर नहीं जाती। और साथ ही साथ हमें शैन किंगजू की परफॉर्मेंस को भी दिखाया जा रहा था कि वो कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। अभी हम कैप्टन को देख पाते हैं जो कि चीफ से ये कह रहे थे कि आपके जीनान माउंटेन की एक्सट्रीम ट्रेनिंग, इसके बारे में मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल रहा है। चीफ भी कहने लगते हैं कि हाँ हमने तो सोचा था कि ये कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से माइक ने भी हमें बताया नहीं है। हाँ आपने मुझे ये बताया था कि वो अपने किसी सीक्रेट मिशन पे चलता है, लेकिन फिर भी उसे हमारे साथ में अपने थोड़े बहुत सीक्रेट्स को तो शेयर करना ही चाहिए। अभी कैप्टन कहने लगते हैं कि मेरी टीम ने फॉलो किया था चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के बंदे को, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है उस वक्त से सब कुछ एकदम गायब सा ही हो गया। युआन भी कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कैप्टन को तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि असल में हुआ क्या। वो कहते हैं कि हाँ मैं ये तो जानता था कि वो कैंगनान सिटी में काफी समय से रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन उनका अचानक से ही यहाँ से चले जाना ये किसी बड़े भारी खतरे का संकेत भी हो सकता है। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी पता चला है कि इंस्ट्रक्टर्स के बीच में पाया गया था एक गद्दार। तो चीफ युआन कहने लगते हैं कि वो जो भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कैप्टन चेन के बारे में, तो उन्हें तो मैंने खुद से ही असाइन किया था, जो कि माउंट जीनान पर अपनी पूरी कड़ी निगाहों को रखते हैं। फिर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम यहाँ की सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में सवाल कैसे उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल के करीबन 20 इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि उन 20 में से कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। कैप्टन कहने लगते हैं कि एंशिएंट गॉड चर्च के लोग करीबन 2 महीनों से अपने आप को छुपा कर बैठे थे, और हम लोग सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ केवल देखते ही रहे। जो लड़के की फैमिली है बाइली तुमिंग की, वहाँ से एक गिफ्ट निकला है जो कि पहुंच चुका है ब्लैक मार्केट में, जिससे हमें काफी सारी जानकारियां जरूर से मिलेंगी। चीफ युआन कहने लगते हैं कि आकर फिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे सीक्रेट बाहर कैसे जा सकते हैं। तभी हम मोली को देख पाते हैं जो कि निशाना लगाने में एकदम महारत को हासिल कर चुकी थी। इसकी वजह से बाइली तुमिंग तो उसका फैन था ही, और साथ ही साथ बाकी के लोग भी उसको चीयर करने लगते हैं। कैप्टन यहाँ पर चीफ युआन को समझा रहे थे कि तुम केवल रिक्रूटिंग में ही व्यस्त बने रहे, इसकी वजह से एंशिएंट गॉड चर्च वालों को मौका मिल गया यहाँ पर आने का। चीफ युआन कहने लगते हैं कि अब क्या तुम मुझे सिखाने के लिए आए हो कि ट्रेनिंग कैंप को कैसे चलाते हैं। तो कैप्टन कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें केवल याद दिलाने के लिए ही आया था कि हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि आने वाले टाइम में वो लोग क्या कर सकते हैं। इसी वजह से चीफ इंस्ट्रक्टर युआन, मैं यहाँ पर तुमसे बहस करने के लिए तो नहीं आया हूँ। यानी कि इन दोनों ही कैप्टन के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी, जहाँ पर मैं माइक की भी फाइट को दिखाया जाता है जो कि एकदम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस को भी दे रहा था। यहाँ तक उसने तो अपने केवल दोनों ही हाथों से इंस्ट्रक्टर हैनली की स्वॉर्ड को रोक लिया था, और फाइनली उसने इंस्ट्रक्टर हैनली को हरा ही दिया होता है। और वो कहने लगता है कि शुक्र मनाओ जरा की एक वुडन स्वॉर्ड थी, अगर ये रियल स्वॉर्ड हुई होती तो तुम ही जानते हो कि तुम्हारा क्या हुआ होता। इंस्ट्रक्टर हैनली कहने लगते हैं कि चाहे जो भी हो बच्चे, मैं तुमसे काफी खुश हुआ। इसी वजह से माइक को यहाँ पर जीता हुआ घोषित भी कर दिया गया था। ट्रेनिंग के खत्म होते ही सभी के सभी भागने लगते हैं चिकन्स को खाने के लिए, लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो फिर तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि भी थोड़े समय के लिए यहाँ की सभी सुविधाओं को रोका जाता है। इसी वजह से सभी के सभी लोग अपनी अपनी जगह पे ही पहुंच जाएंगे, बल्कि फिर इसके बाद तो ये भी कहा जाता है कि अब थोड़े समय के लिए सभी के सभी ट्रेनीज को यहाँ से जाना होगा, जिससे कि उन सभी लोगों को अपने अपने
में मनचाहे वेपन्स को भी दे दिया जाता है। लोगों से ये कहा जाता है कि हाँ तुम लोगों के पास में वेपन्स तो है लेकिन बिना इजाजत के यूज तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। सभी लोगों के बैग को पैक करते हुए इन्हें बिठाया जा रहा था बसेस के अंदर, और जब माइक यहाँ से जा रहा था तो फिर तभी इसको हाय बोलती है ये। इसको देखते ही तुरंत ही माइक उसके पास में पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि होंग मुझे बताओ जरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो होंग कहने लगती है कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए ही तो आई थी। तुम खुद ही सोचो जरा हमें कितना ज्यादा समय हो चुका है एक दूसरे से मिले हुए। मुझे पता है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो ही गए हो। जिस मोमेंट पर तभी तुम बुलाने लगता है माइक को कि चलो भाई हमारा समय हो चुका है जाने का। तो कैप्टन भी होंग से कहते हैं कि ठीक है जब वो वापस आ जाएगा फिर हम लोग उससे बात कर लेंगे। लेकिन जैसे ही माइक देखता है यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर्स को, वो सोचना पड़ जाता है कि जरूर से ट्रेनिंग कैंप के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है जिसके बारे में ये लोग हमें बताना नहीं चाहते। इसके बाद फिर वो बस के अंदर बैठता है और यहाँ से निकल जाता है अपने एक नए सफर पे। लेकिन माइक को यहाँ से जाते हुए बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन ये लोग जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इन सभी लोगों की फॉरबिडन रूइंस की पावर्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ तक कि इस बार तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका पावर लेवल भी बढ़ चुका हो, जिससे कि ये सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक इंस्ट्रक्टर उन लोगों को ये बताने लगते हैं कि हाँ जब तुम लोग यहाँ पर अंदर थे तब तुम सभी की पावर्स और मेंटल स्ट्रेंथ को भी सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही तुम सभी की पावर्स वापस आ चुकी हैं। हाँ और साथ ही साथ तुम लोगों का जो लेवल है वो भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। चलो कम से कम हमारी मेहनत तो किसी न किसी काम में आई। माइक को युवान को साथ में बैठा हुआ देख पाते हैं और अब ये सभी के सभी एंजॉय के साथ में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी। तभी फिर बाइली तुम्हें एक मेगाफोन को उठाता है और वो ये कहने लगता है कि आज इस खुशी के मौके पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं तुम सभी लोगों के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ जो कि ऑब्वियसली मेरी सबसे प्यारी मोली के लिए ही डेडिकेटेड होगा, क्योंकि जो बाइली तुमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है मोली को। जिसके बाद फिर बाइली तुमिंग ने यहाँ पर उसी मेगाफोन से गाने को गाना शुरू भी कर दिया था। इसकी हाँ वैसे आवाज तो अच्छी नहीं होती लेकिन इसके जो लिरिक्स होते हैं वो एकदम दिल को टच कर रहे थे। तभी फिर माइक ये सोचने लगता है कि अब क्योंकि उसकी जो रियल्म है वो बढ़ चुके हैं, यानी कि उसका पावर लेवल बढ़ चुका है, तो जरूर से उसके पास में ये मौका भी आ चुका है कि वो अगले गेट को भी ओपन कर सके, असाइलम ऑफ द गॉड के। लेकिन जब तक माइक उस गेट को ओपन कर पाता तब तक कैंप के अंदर जा चुकी होती है एक और दूसरी बंदी, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक्चुअल में होती है मेडुसा। उसका पावर लेवल सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि उसने अंदर जाती है असाइलम के लोगों को फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि केवल इसके टच करने से ही कोई भी बंदा मूर्ति में बदल जाएगा। वो केवल अपने एक एक अटैक के साथ में ही उन सभी को मूर्ति में बनाते हुए जा रही थी। उसके ऊपर ना तो किसी गन का असर होने वाला है और ना ही किसी और ही चीज का। या तो मानो जैसे उसके लिए कोई खेल खिलौने के जैसे हो, क्योंकि उसकी पावर वेव से इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उनके सामने टिक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और फिर हम माइक को देख पाते हैं जो कि फाइनली पहुंच चुका होता है उस दूसरे दरवाजे के अंदर, जहां पर हम बैठा हुआ देख पाते हैं एक और दूसरे गॉड को। तभी हम मेडुसा को देखते हैं जो कि आर्मी बेस कैंप के अंदर जा चुकी थी और काफी सारे लोगों को मार भी चुकी थी। उसके हाथ में अब लग चुकी होती है मिसाइल्स को लॉन्च करने वाली की, जिसको उसने जैसे ही एक्टिवेट किया होता है। यहाँ पर जितने भी बंदे यहाँ से जा रहे थे उन बसेस के अंदर, वो सभी के सभी ये नजारा देखकर एकदम ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मिसाइल्स होते हैं वो सीधी ही जाके टकरा जाती हैं उन सभी की सभी बसेस से। लेकिन धमाके के साथ में वो बसें भी खत्म हो गई थी और इसी के साथ में एपिसोड भी खत्म हो जाता है।